अल्लाह के नाम पे शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान इरफान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम निशानदेही जो हर खबर पर यकीन दिलाए। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में मुतादिद जमातें हैं और किसी भी जमात की बात की जाए, कराची शहर में हम इस वक्त मौजूद हैं। कराची में बात करें अगर हम MQM की, और उसके बाद फिर हम सूबा सिंध की बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पंजाब की बात करें नून लीग की, KPK की बात करें ANP की, PTI की, और इसी तरह बलूचिस्तान में जो दीगर जमातें हैं उनकी बात करें, तो कोई भी जमात ऐसी नहीं है जिसकी क़यादत में कायद के इंतकाल से पहले कोई कायद बन सके। हम इस वक्त मौजूद हैं जमात इस्लामी के हेड ऑफिस में, जहाँ की ये रिवायत है, बहरहाल आप लाख इख्तलाफ करें, कि यहाँ हर 4 साल बाद 5 साल बाद जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क़यादत चेंज होती है। यहाँ इस जमात के अंदर जमहूरियत है। इसी जमहूरियत पसंद जमात के कराची के अमीर हाफिज़ नईम हमारे साथ हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कराची के मसाइल पर, पाकिस्तान के दीगर कुछ मुख्तलिफ इशूज़ पर, कि वो हमें गाइड कर सकें, बता सकें कि जो दीगर जमातें हैं जिनके अंदर जमहूरियत का राग अलापा जाता है, जिनके अंदर जमहूरियत की बात की जाती है, उनके अंदर ख़ुद ही जमहूरियत नहीं है, और क्या फिर वो इसी जमहूरी निज़ाम में रहते हुए वो तमाम अवामी मसाइल जिनको जमहूरियत के ज़रिए हल किया जा सके कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब कि आपने वक्त दिया, और आप से जो हमारे बेसिक इशूज़ हैं, जो चीज़ें जाननी हैं, वो कराची के हवाले से हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जमात के किरदार को भी थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है हाफिज़ साहब कि ये बताइएगा कि क्या दीगर जमातें जिनके अंदर क़यादत का इस तरह जमहूरी सिस्टम के तहत आने का फुक़दान बिल्कुल वाज़े नज़र आता है, इस पर भी अभी ज़रूरत है कि अवाम को शऊर दिया जाए? ये पार्टियां जमहूरियत की बात करती हैं और ख़ुद इनकी पार्टियों के अंदर कोई जमहूरियत मौजूद नहीं होती। और आपने दुरुस्त क्या कहा है कि यानी या तो विरासत में या वसीयत पे पार्टियां चल रही हैं। और आप ये देखें कि इस वक्त जो बड़ी जमातें हैं जो मुल्क में हुक्मरान रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक के बाद एक तसलसल देखते चले जाइए कि ख़ानदानी एक पूरा निज़ाम है जिसके अंदर ये पार्टियां चल रही हैं। और इनके यहाँ जो पार्टी का इलेक्शन होता है वो भी बादशाह सलामत जिस तरह तय कर देते हैं उस तरह से जो है वो लोग बन जाते हैं, कोई बाकायदा प्रोसेस ही नहीं है। तो ऐसी पार्टियों को तो डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए उसूली तौर पर, अगर जमहूरियत है और इलेक्शन है जिसको यहाँ पर बड़ा नाम लिया जाता है। अब आ जाइए आप मजहबी जमातों में भी बदकिस्मती से बाज़ जमातें ऐसी हैं जिनकी ये रिवायत चल रही है। बात क्या, मैं ये बात खुलकर कहूँगा कि जमात इस्लामी के सिवा कौन सी ऐसी जमातें जहाँ पर क़यादत इस तरह बदलती रही हो? जी हाँ, तो ज़ाहिर है सबके सामने ये बात मौजूद है। आप देखें ना, ANP वाले अपने आप को बड़ा प्रोग्रेसिव समझते हैं और बड़ा बात करते हैं, सेकुलर बनते हैं, तो उनके अंदर भी जमहूरियत आप देख सकते हैं कि किस तरह बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, और इस तरह चला आ रहा है। तो इसका मतलब है कि पार्टी के जो दीगर वर्कर्स हैं उन्होंने तय कर लिया है कि जिस तरह बादशाहों का निज़ाम चलता है इस तरह पार्टी वहाँ बादशाहत की बुनियाद पर चलती है, नाम जमहूरियत का लेती हैं। अच्छा, वो कहा जाता है कि बिकम रोमन इन रोम, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी ये रविश नहीं है जो अक्सरियत पार्टी की है और इसकी वजह से कहीं आपको नुकसानात का सामना भी करना पड़ता है? मेरा ख्याल है चूँकि मुल्क में जमहूरियत प्रोसेस नहीं करती रही है और लोगों की जो राय है वो हालात के तनाजुर में जो है वो चलती रहती है, जिसके नतीजे में उस तरह से वो पनपी ही नहीं है जमहूरियत। अब बहरहाल ये सवाल उठने चाहिए। देखें ना, PTI को भी आप देख लीजिए, इस वक्त रूलिंग पार्टी है और इन्होंने बड़े तमतराक से कहा था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। एक इलेक्शन कराने के बाद ठंडे पड़ गए। अब ये सवाल तो बनता है ना इमरान खान से कि आपकी जो बात थी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक पूरा सिस्टम डेवलप करेंगे, तो वो क्या हुआ उसके बाद? क्यों नहीं? इसलिए कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उस इलेक्शन में भी वजी साहब थे तो उन्होंने एतराज़ात किए तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो तो अब सारे केसेस भी मौजूद हैं और ख़ुद खान साहब का मिजाज बादशाही वाला मिजाज है ना, आमरीतों वाला मिजाज। इन सारी पार्टियों का प्रॉब्लम ये है कि ये आमिराना मिजाज रखते हुए जमहूरियत की बात करते हैं, तो ज़ाहिर कैसे पनप सकते हैं? ये एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, चूँकि हम एक सियासी मौजू पर और सियासी तलबा ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को देखें, कि ये एक ख़ास मिजाज तो नहीं हो सकता कि सभी कायदीन की यही ख्वाहिश रही है कि हमने ही कायद रहना है, या हमारे मुआशरे में ये ज़रूरत बन चुकी है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखें ना, हमारी पार्टी भी चल रही है ना और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि भाई आप इक़्तिदार में इस तरह से मौजूद नहीं हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कौन सा काम ऐसा है जो जमात इस्लामी नहीं करती? पब्लिक इश्यूज़ को हम उठाते हैं, पब्लिक के साथ इंटरेक्ट हम करते हैं, कौमी इश्यूज़ पर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर हमारा एक। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है, बल्कि जो आप जवाब दे रहे हैं मैं ये चाहूँगा आपसे पूछूं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि अवामी खिदमत हो, कहीं पर कोई प्लॉटिंग में कोई फंसे हुए हों, बहरिया टाउन का मामला हो, कि इलेक्ट्रिक का मामला हो, नादरा का मामला हो, आपकी पब्लिक एड कमेटी है मेरे ख्याल में, वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है। आप लोगों की तरफ से हर मामले में आप खड़े हुए होते हैं, इसके बावजूद भी अवाम का एतमाद वोट की सूरत में हासिल नहीं कर पाए। कभी आपने कोई थिंक टैंक, कभी कोई अवामी सर्वे करवा के इस मसले का हल जानने की कोशिश की? देखें, जाहिर सी बात है कि जब हम जिम्मेदार जमात हैं तो इन तमाम उमूर पर हमारी तबादला ख्याल होता है, गुफ्तगू होती है
और इसमें हम हमारे अंदर भी हम इंसान हैं, फरिश्तों की जमात तो नहीं है, जो गलतियाँ कोताही होती हैं हम उसको ठीक करते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि अगर लोगों का इंतखाब करने का मेयार दुरुस्त नहीं है और लोग जो हैं वो ऐसे चोरों और डाकुओं को वोट डाल देते हों, हवाओं को वोट डाल देते हों, जिससे उनके शहर के हालात भी ख़राब से ख़राब तर होते चले जाते हों, करप्शन भी बढ़ती हो, बड़े बड़े दावे करके लोग तब्दीली लाने की बात करें लेकिन ये शहर के पूछने वाले ही ना होते हों। तो सारी गलती सिर्फ जमात इस्लामी की नहीं है, लोगों की भी गलती है। और हमारा चैलेंज ये है कि हम लोगों के नुक्ता नज़र को तब्दील करें। हम अपने वर्कर्स से ये कहते हैं कि हम लोगों को लानतान नहीं कर सकते, बल्कि लोगों के पास ही हमें जाना है, उनको ये समझाना है, और हम उसका असर देख रहे हैं। अब लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन, कम अज़ कम मैं अपने शहर कराची में मौजूद हूँ, ये मैं महसूस करता हूँ कि जमात इस्लामी जितना पब्लिक इश्यूज़ को लेकर चल रही है और लोगों से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक थिंकिंग ये पैदा हो रही है कि जमात इस्लामी को अब शहर में मौका मिलना चाहिए। सर, शहर कराची पाकिस्तान भर में 70% रेवेन्यू ज़रूर देता है, लेकिन 70% सियासत पर इसका इख्तियार नहीं है। आप शहर कराची को अगर सामने रखते हैं, ठीक है, ये मुनासिब बात है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे पहली पार्टी है जमात इस्लामी, मेरा ख्याल ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बाद। वो भी पाकिस्तान बनने के बाद जो है उसका नंबर मैं कहूँगा फिर भी दूसरा आया। इस सब के बावजूद इतना लंबा अरसा हो गया, अभी भी ये थिंक टैंक इस नतीजे पर अमली तौर पर नहीं पहुँचा। देखें, जमात इस्लामी जब कराची के अंदर लोग उसको सपोर्ट करते थे तो 70% सियासत पर असरअंदाज होती थी। मुल्क की 70% सियासत फिर कराची चलाएगा अगर जमात इस्लामी कराची में आएगी, ये मैं आपको लिख कर देता हूँ। इसलिए कि इसकी सियासत ख़राबी इसलिए हुई है कि यहाँ कौमियत की बुनियाद पर लोग तकसीम हुए, जजीरों के अंदर धकेल दिया, आइसोलेशन के अंदर डाल दिया और हमें नुकसान होता चला गया। जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं हाफिज़ साहब, 70% जब जमात इस्लामी मुदाखलत रखती थी, इख्तियार रखती थी कराची और कराची से फिर पूरे मुल्क में, मैं उसी वक्त से लेकर, हालांकि कराची में 70% नहीं थी, ये भी अहम बात है कराची में, लेकिन उसका रोल बहुत अहम था। इसके बावजूद एक सवाल बड़ा चुभता है, हमेशा से मैं इस पर सोचता हूँ, वो ये कि बड़े नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद मेरे सवाल से समझ जाएंगे, जो जब तक जमात इस्लामी में रहे या जमात इस्लामी की जो तलबा तंजीम है वहाँ रहे, उनको कोई नहीं जानता था। उन्होंने जब जमात इस्लामी से ट्रेनिंग ली, तरबियत ली, सियासत सीखी, उसके बाद बाकी जमातों में गए, उनका एक बड़ा नाम हुआ और वो एक बड़ी पहचान अपनी उन्होंने बनाई। तो क्या जमात इस्लामी में करियर नहीं है, स्कोप नहीं है, क्या इसकी क्या वजह है? लोग क्या सोचते हैं? जमात इस्लामी में मैक्सिमम लोग तो इस्लामी जमीयत तलबा के जमात इस्लामी में ही है। आप पूरी लीडरशिप उठाकर देख लीजिए, हमसे लेकर निचले सतह तक, ऊपर की सतह पर सिराज साहब को देख लें, मुनव्वर साहब को देखें, लियाकत साहब को देखें, है ना, सारी की सारी टीम हमारी वही है, सब जगह मौजूद है। चंद लोग ऐसे जरूर होते हैं और ज़ाहिर इंसानों की दुनिया में तो ये सब इसका एहतमाल मौजूद होता है। मेरी बात ये, जब तो वो यहाँ थे उन्हें कोई नहीं जानता था, जब वो मूव हुए दूसरी पार्टी में, बड़ा एक कायद बनकर सामने आए। जमात इस्लामी का हर कारकुन जिसको कोई नहीं जानता वो दूसरी पार्टियों में कायद है। क्या वजह है? नहीं, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि देखें ना, बात ये है कि जमात इस्लामी का तो अपना एक सिस्टम है ना, और जमात इस्लामी एक नजरियाती तहरीक है। तो ये सिस्टम ऊपर नहीं आने देता? नहीं, सब ऊपर है और सब नीचे हैं। ये क्या मैं भी ऊपर भी हूं, नहीं, ये हर पार्टी का अपना सिस्टम में जब तक इरफान मलिक थे वो कामयाब नहीं हुए, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपके सिस्टम से बाहर निकलकर दूसरी पार्टी ज्वाइन की, वो कामयाब हो गई। ये सिस्टम कामयाबी और नाकामी का पैमाना देखने की जरूरत है। आप कामयाबी इसको कहते हैं कि एक आदमी अपनी नजरियात को छोड़ दे और मफाद की खातिर किसी जगह पे चला जाए, और मैं अगरचे कि वो आदमी उन सब पार्टियों में मुमताज होगा, बेहतर होगा, ये मैं मानता हूं, लेकिन आप इसको कामयाबी समझते हैं कि कोई आदमी सीट ले ले और कामयाब हो जाए? आप इसको कामयाबी समझते हैं कि बहती गंगा के अंदर हाथ धो ले और वो कामयाब हो गया? या उसको कामयाबी समझते हैं कि जो आदमी अपने नजरिए पर कायम रहे, अवाम के साथ खड़ा रहे और पूरी जिंदगी इसके ऊपर गुजार दे? मैं तो इसको कामयाबी समझता हूँ। अमली इक़दाम क्या इससे दूर नहीं है? अमली मैदान में अमली मैदान में अगर चोरों और डाकुओं की इजारादारी हो तो हम चोर और डाकू नहीं बनेंगे, ये बात समझनी चाहिए। लेकिन आवाम को ठीक होना पड़ेगा। गंदगी को सफाई करने के लिए गंदगी में उतरना तो पड़ता है। जिद्दोजहद कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए लोगों से इसी राब्ता कर सिस्टम रहे में हैं। इसी अब कोई कौन सा सिस्टम है? मरीख के अंदर तो काम नहीं करना ना, मरीख में नहीं कर रहा है। इस बरसर ज़मीन जब काम होगा इसी सिस्टम में काम करेंगे, अपने आप को पेश करेंगे जो अपने बेहतरीन करेक्टर हो सकते हैं। आप मुझे बताइए ना, क्या जमात इस्लामी से किसी को ये शिकायत है कि हमारे लोगों के करेक्टर ख़राब होते हैं? क्या जमात इस्लामी से लोगों को ये शिकायत है कि क्या वो दयानतदार नहीं होते? क्या जमात इस्लामी से लोगों को ये शिकायत है कि जब इनको कुछ भी इख्तियार मिलता है तो वो काम नहीं करते? लोग कहते हैं काम करते हैं। आप इस वक्त जिनके खिलाफ मुजाहरे करें या पूरी, आप खैर मेरे ख्याल में पीडीएम में भी कहीं ना कहीं मामला हो जाते हैं, तो इस वक्त इमरान खान के हवाले से जब भी बात होती है कहा जाता है कि उनसे ज़्यादा दयानतदार बहरहाल कोई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बात की जाती है अहलियत की। दयानत अपनी जगह, दूसरी बात सुनी नहीं मेरी, अपनी जगह। मैंने आपसे बात, मैं आप सुनी नहीं ना पूरी बात। मैं तो यही कह रहा हूँ ना, जब नेमतुल्ला खान साहब आए तो किसी ने उनकी अहलियत पे को चैलेंज किया? प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद की अहलियत को कोई चैलेंज कर सकता था? अब्दुल सत्तार अफगानी की अहलियत को किसी ने चैलेंज किया? मेरे पास तो लिस्ट मौजूद है ना। तो जब हमें जितना मौका मिला है हमने हर दो दायरों, ईमानदारी के साथ और एहलियत के साथ काम किया है। सिर्फ ईमानदारी हो और एहलियत ना हो तो डिजास्टर होता है, और अगर एहलियत हो और ईमानदारी ना हो तो करप्शन होती है, लूटमार होती है।
तो ये तो बहुत अभी क्वेश्चनेबल है, और 5 साल के बाद ही हम तज्जिया कर सकेंगे कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। और ईमानदारी के भी तनाजुर होते हैं। एक ईमानदारी ये होती है कि भाई जनाब सब मिलकर खा रहे होते हैं, और एक ईमानदारी ये होती है कि सारे खाने वाले मेरे इर्द गिर्द खड़े होते हैं, और कोई चीनी माफिया है, कोई डाकू है, कोई आटा माफिया है, कोई जो है वो तवानाई का, उसको आपने मुशीर बना दिया, किसी ने आपको पार्टी में फंड दिया तो आपने उसको जो है अपना मुशीर जो है वो बना दिया, के इलेक्ट्रिक के वाले को जो सपोर्ट कर दिया। तो ये भी ईमानदारी। अगर कौम का मेयार ये हो गया है कि इसको भी ईमानदार कहते हैं, तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर बहुत ईमानदार है। नहीं, इससे पहले जो माली करप्शन के मामला होते हैं, एक होता है बताते खुद करना, एक आपके इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं। मलिक मिराज खालिद के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है एक बहुत अजीम सियासतदान, उसके बारे में क्यों नहीं कहते कि वो बहुत ईमानदार आदमी था? और आप देखें वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि डिटोरिएशन आ रही है ना, खराबियां बढ़ती चली जा रही हैं। बाय एंड लार्ज पहले करप्शन इतना बड़ा मसला हुक्मरान सतह पर इस लेवल पर नहीं हुआ करता था। ये वक्त गुजरने के साथ साथ करप्शन ने हमारे पेनिट्रेट कर लिया ऊपर से लेकर नीचे तक, और मुल्क में ऐसा नहीं हुआ कभी। ख्वाजा नाजिमुद्दीन क्या बेईमान आदमी थे? इसी मुल्क के वजीर आजम थे ना। मलिक मिराज खालिद तो पीपल्स पार्टी के थे ना, मैं फिर भी उनका नाम ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरह के और बहुत सारे नाम निकल आएंगे। तो ये कहना कि ईमानदार कोई था ही नहीं, ये भी गलत है। असल बात यह है कि जो आदमी है वो ईमानदारी से अपने फराइज अंजाम दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर करप्ट और चोर और डाकू सारे उसकी टीम का हिस्सा हैं तो वो ईमानदार नहीं हो सकता। ये जो हर सियासी जमात नारा लगाती है, आपके हवाले से ये बात है कि आप खुली बातें कह जाते हैं, लिहाजा मैं आपसे सवाल करने की जसारत कर रहा हूँ। कोई लाया है, ये इलेक्टेड नहीं है, सेलेक्टेड है, ये कौन लोग हैं जो सेलेक्ट करते हैं और जो लाते हैं? ये यहाँ से कोई भी नाम नहीं लेता। नहीं, यहाँ से शुरू नहीं करते। मैं तो आपको बता देता हूँ ना, पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो जमहूरियत है वो आमरीतों के पर्दे में चलती है। खुद मैंने कहा एक तो खुद जो जमहूरी जमातें कहलाती हैं वो खुद आमिर हैं अपनी अपनी पार्टियों के अंदर भी, और जब हुक्मरान बनती हैं तो आमिरियत से निज़ाम चलाती हैं। अभी भी आप मुझे बता दें ना कि कोटा सिस्टम पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने इसको एक इशारों के जरिए से कोटा सिस्टम पर आऊंगा, ये बहुत अच्छा मौजू है, लेकिन तमहीद में ना पता होता है क्या, तमहीद में असल जवाब जब मेरा सवाल सुनने से पहले जवाब देना, मेरे जवाब से पहले अपना सवाल शुरू करेंगे तो बात तो नहीं। सियासतदानों का एक है, मैं मादत के साथ ये बात कहूंगा, और आप भी माशाल्लाह मजे हुए सियासतदान है, तमहीद के अंदर असल मुद्दा रह जाता है, छुप जाता है मुद्दा। मैं चाहूंगा कि कोई डायरेक्ट बात करे। हमें कोई मसला नहीं, बहुत डायरेक्ट बातें हो रही हैं। बात यह है कि इस मुल्क के अंदर 35 साल तो माशाल्लाह रहा है ना, और माशाल्लाह के ज़माने में सारी पार्टियां बनी हैं, उसी में बनी हैं, उसी में पली बढ़ी हैं। चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, भुट्टो साहब भी डैडी थे उनके, अयूब खान, ठीक है, और नवाज शरीफ साहब ज़िया-उल-हक साहब की प्रोडक्ट थे, उनकी पूरी टीम की प्रोडक्ट थे। इमरान खान साहब को जाहिर है कि ये सब लोग इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई है। इसमें क्या, इसमें परेशानी की क्या बात है? नहीं, ये तो कौन नहीं जानता इस बात? ये क्या है? नहीं, ये बात तो इस्टेब्लिशमेंट फौज को ब्यूरोक्रेसी को भी कहते हैं, फौज को कहते हैं। अच्छा, फौज सिविल ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट होती है, फौजी। असल में आप चलाना चाहें तो चला दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ये बातें अब ऐसी हैं कि जो डिस्कस हो रही हैं, और मैं समझता हूँ कि फ़ौज के अंदर भी इसकी एक लर्निंग हो रही है। चूँकि ज़ाहिर है कि अगर आप मुसलसल इस तरह से सामने आते रहेंगे तो फ़ौज अपने असल काम से हट जाती है। जमात इस्लामी का एक बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात में, ठीक है, और कभी आपको डिज़ास्टर्स में और लॉ एंड ऑर्डर में फ़ौज की ज़रूरत पड़ती है उस मामले में, और अपनी नज़रियाती सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ तो पूरी स्टेट का काम होता है, लेकिन अपनी जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौज के साथ तमाम कोलैबोरेशन होनी भी चाहिए, उसकी सुननी भी चाहिए, उसका मशवरा मानना भी चाहिए, उसको मशवरा देना भी चाहिए। कोलैबोरेशन में कोई मसला नहीं। बच्चों के गुनाह का बड़े जिम्मेदार होते हैं। आप कह रहे हैं फ़ौज लाई है, फिर जितनी करप्शन आप गिनवा रहे हैं, गोया ये सियासत नहीं कर रही, फ़ौज कर रहे हैं। नहीं, फ़ौज का भी एक नुक्ता नज़र होता है ना कि यार इसको ले आओ तो फिर देखते हैं कैसा चलेगा। यानी फ़ौज ने भी धोखा खाया साबित हो रहा है। अभी कहीं इन्होंने भी धोखा खाया है। नजर नहीं आ रहा क्या आपको? वो तो हटाने की ताकत रखती है। जिस पेज पर आकर खड़े हो गए ये लोग, इस पेज पे तो बहुत मुश्किल हो रही है सबके लिए। लेकिन इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग फौज और सियासतदानों के माबैन हुकूमती सतह पर जो आज दिख रही है, पहले कभी नहीं दिखी। नहीं, ये तो बहुत हमेशा अच्छी बात होती है, तो फिर क्यों अच्छी अंडरस्टैंडिंग तमाम इदारों के दरमियान रहे। और हम अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होना चाहिए कि हर इदारा अपनी आइनी और दस्तूरी हैसियत के मुताबिक काम करे जिसके ज़िम्मे जो काम है, और उसमें एक अगर हारमोनी मौजूद है, सिंक्रोनाइजेशन मौजूद है, और इसके अंदर जो है वो एक हमआहंगी मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़बरदस्त तरीके से जो है निज़ाम चल सकता है। लेकिन जब ये काम नहीं होता और लोग भी हर वक्त ये देखते हैं कि मैं फ़लाँ को खुश कर दूँ, फ़लाँ को खुश कर दूँ, तो उसके नतीजे में ख़राबी। नाज़रीन किराम, इन खुफिया बातों की निशानदेही होती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। हाफिज साहब से हम बातें कर रहे थे कि आप कराची के हवाले से खुसूसी तौर पर, चूँकि इनकी एक अच्छी गिरफ्त है, कराची का कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर हाफिज़ नईम साहब ने आवाज़ ना उठाई हो। मैं वो मसले आपके सामने रख चुका हूँ। हाफिज़ साहब, कराची के मसाइल बहुत बड़े मसाइल हैं। कराची शहर, जो कराची ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि ये 250 ममालिक की आबादी से बड़ा शहर है, एक मुल्क की हैसियत रखता है। यहाँ के मसाइल ऐसे हैं कि जिन पर हम अगर बात करना चाहें तो किसी और मौजू पर बात ही ना हो, कि इलेक्ट्रिक की बात कर ली जाए, नादरा की बात कर ली जाए, या अवाम के दीगर इशूज़ पर बात कर ली जाए। इन दिनों आप कोटा सिस्टम को लेकर भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं। क्या जब ये कोटा सिस्टम वजूद में आया था उस वक्त भी जमात इस्लामी ने किसी किस्म का कोई एहतजाज किया था, या आज इन्हें अपनी सियासत के लिए ये सब याद आ रहा है? कोटा सिस्टम 1973 के आइन में आइन का हिस्सा बना था और उस वक्त तमाम जमातों ने इस पर इत्तेफाक किया था कि चूँकि रूरल सिंध में प्रॉब्लम्स हैं, बाशमूल जमात इस्लामी सब थे, जमात भी थी सारी जितनी बड़ी, सब ज़ाहिर मुत्तफ़िक़ा आइन बनाना था ना, तो सही है कि शहरी और देही सिंध की राय में हमेशा फ़र्क रहता है। ज़ाहिर है जो आदमी जिन हालत में काम कर रहा होता है उसकी अपनी एक नुक्ता नज़र होता है, लेकिन उसके बावजूद सब ने इस पर इत्तेफाक कर लिया था भुट्टो साहब के साथ कि भाई देखें, चूँकि रूरल सिंध में डेवलपमेंट नहीं हुई है और उन्होंने कहा कि 10 साल का मौका ऐसा दें कि जिसके नतीजे में उनको हम इस काबिल कर देंगे कि फिर इस कोटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये कोटा क्या है, वफाकी मुलाजमतों में आबादी, शहरी और देही आबादी के तनासुब से वफाकी मुलाजमतों का जो सिंध का कोटा है उसमें एक तकसीम है जो 60 और 40 की है, ठीक है ना। तो उस वक्त जमात इस्लामी ने तमाम लोगों के साथ मिलकर इसलिए इसको कबूल किया था कि चलें 10 साल की बात है। 10 साल बाद अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मार्शल्ला था, 10 साल के लिए ज़िया साहब ने उसको बढ़ा दिया। उसके बाद ज़िया साहब जब गए तो MQM का ये फिनोमिना चल रहा था, MQM ने कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उठाई थी, बड़ा कुछ तो खून हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर MQM सारी हुकूमतों का हिस्सा बनती रही। और जब कोटा सिस्टम 20 साल के लिए बढ़ा 2/3 मेजॉरिटी के साथ, उस वक्त MQM नवाज शरीफ हुकूमत में शामिल थी। पहली दफ़ा गालिबन 10 साल के लिए नाफिज हुआ, पहले 10 साल के लिए हुआ, फिर मार्शल्ला हुकूमत में 10 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया। फिर ज़ाहिर है वो LFO होता है, उसको लीगल फ्रेम में लाने के लिए वो एक प्रोसेस होता है, तरमीम को लीगलाइज कर देते हैं, वो हो गया। जमहूरियत दरमियान में कहीं कोई एहतजाज हुआ? जैसे 10 साल के लिए था, फिर 20 साल के लिए हुआ, फिर 30 साल के लिए, नहीं 10 साल मजीद बढ़ाए गए, दरमियान में कहीं जमात ने कोई एतराज़ किया? भाई जमात इस्लामी ने तो फिर उसके ऊपर बात की है ना हमेशा कि भाई मेरिट की बुनियाद के ऊपर आप सिस्टम को चलाइए, ठीक है ना। अच्छा, अब आप इस बात को समझें कि कौमी जमातों में ये एक मसला होता है कि देही और जो शहरी आबादी होती है उसमें नुक्ता नज़र का फ़र्क तो आ सकता है ना, इंसान है ना। तो मतलब मसलन मैं मानता हूँ उस बात को कि कोटा सिस्टम के इस मसले पर इस वक्त भी जमात इस्लामी के जो हमारे अंदरून सिंध के भाई हैं उनकी एक तादाद है जो ये समझती है कि ये बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये समझते हैं कि अब वो वक्त गुजर गया कि जिसमें अंदरून सिंध को किसी जगह पे पहुँचना चाहिए था और वो पहुँच जाना चाहिए था। ये जो लोग इनको कोटा सिस्टम बना रहे हैं और एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, इनका तो काम था ना कि उनको डेवलप करते, तो उन्होंने क्यों नहीं डेवलप किया जहाँ से वो मेजॉरिटी में आते हैं। तो अब हमारा नुक्ता नज़र बहुत वाज़ेह है कि हम ये समझते हैं कि यानी 20 साल के लिए नवाज शरीफ ने बढ़ाया, MQM और नवाज शरीफ ने मिलकर बढ़ाया, फिर उसके बाद 2013 से इस पर लीगल कवर नहीं था, है ना, 40 साल मुकम्मल हो गए, कोटा सिस्टम खत्म हो गया, ठीक है। अब उसके बावजूद भी जारी था। चलो उसी तरह इमरान खान साहब ने क्या काम किया? उन्होंने तो सुपर काम किया। उन्होंने सिर्फ जो रूल्स हैं मुलाजमतों के, जो सर्विस रूल्स होते हैं, सिर्फ उसके अंदर एक SRO के अंदर तब्दीली करके ये तय कर लिया कि कोटा सिस्टम को अनलिमिटेड बढ़ा दिया गया है, जबकि उन्होंने ये गैर आईनी काम किया। यानी पहले 10 साल की कम से कम मुअय्यना मुद्दत थी, अब वो भी नहीं है, आप ये कह रहे हैं। 10 साल की थी ना, फिर 10 साल की थी, फिर 20 साल की थी, वो 2013 में खत्म, वो भी नहीं है, अब वो कहते हैं अनलिमिटेड। तो ये काम जो उन्होंने 14 सीटें लेने के बाद कराची के साथ किया, ये तो समझ ले छुरा घोंपा है, सीधी सीधी बात है ना। और अफसोस की बात यह कि इस वक्त भी MQM इनकी कोalition हुकूमत में है और इसके बाद MQM ने एक बयान नहीं दिया कोटा सिस्टम के खिलाफ। ठीक है, MQM ने नहीं दिया। मैं ये जानना चाहता हूँ, उनसे तो पूछे, उनसे बिल्कुल पूछा जाएगा। इस वक्त ज़ाहिर मैं एक जमात के नुमाइंदे के साथ हूँ। मुझे ये फरमाइएगा कि एक चीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा आवाम को कि ये कोटा सिस्टम 73 या 72 में जब नाफिज हुआ तब दुरुस्त था, आज गलत है, ये फ़र्क क्या है? आबादी के तनाजुर के माबैन आप ये कह रहे हैं, क्या वजह है? एक तो ये है कि पूरे पाकिस्तान, देखिए कोटा सिस्टम सिर्फ सिंध का नहीं है, ये वफाकी मुलाजमतों का कोटा है, जिसमें सिंध का हिस्सा 19% है, पंजाब का हिस्सा तकरीबन 40 कुछ % है, KP का हिस्सा है, फाटा का है, कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान का है, छोटे छोटे इन सब के पोर्शन है। जो सिंध का हिस्सा है उसके अंदर सिंध की शहरी आबादी पहले थी 40% और देही आबादी थी 60%। उसकी बुनियाद के ऊपर विदिन जो 19% था ना, अमंग 90%, उसके अंदर इन्होंने तकसीम की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये रेशो तब्दील हो गया है, सही, ठीक है ना। अब आबादी शहरी ज़्यादा हो गई है, देही कम हो गई, उस बुनियाद पे भी कि जब हमारे आधी आबादी खा गए हैं।
अगर हमारी पूरी आबादी गिन ली जाए तो ये रेशो बहुत बड़ा मसला है, तो खैर पूरा मौजू है। तो उसके मुताबिक तो हमारा उससे भी कहीं ज्यादा जो है बनता है। तो अगर वो कोटा सिस्टम इनको लागू करना भी है, जो कि नहीं होना चाहिए, मेरिट का निजाम होना चाहिए, तो भाई आबादी के लिहाज से ही कर ले, वो भी नहीं करते। तो वो पिछली आबादी के तनासब को लेकर ये चलते चले जा रहे हैं, जो कि सरीहन ज्यादती है। और आप सिर्फ वफाकी मुलाजमतों में तो छोड़ दीजिए ना, इसमें तो कोटा है। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त कराची के नौजवानों को जॉब्स मिलती हैं सरकारी? आप किसी इदारे के अंदर चले जाएं, कराची के लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। और लोग कौन से काम कर रहे हैं? जो डिग्री हासिल करने के बाद भी फूड पांडा वाले काम कर रहे हैं। सर ये दो मुख्तलिफ आपके बयान आते हैं, मैं आप ही को याद दिला दूँ। आप हमेशा MQM का नाम लेकर कहते रहे हैं कि MQM ने महाजिर ख़ानदान ही नहीं बल्कि कराची के जितने कौमियतें रहती हैं सबको बर्बाद किया, तबाह किया, इनकी तालीम का निज़ाम ख़राब किया। अगर हम आपकी इस बात को दुरुस्त मान लें तो जब तालीमी निज़ाम ही ख़राब हो चुका तो इस काबिल कैसे होंगे कि वो आके जॉब्स लें? अब ये तो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना। मैं आप पता नहीं MQM को क्यों बीच में ले आए। MQM ने तो 30-40 साल में ये सारे काम किए हैं नहीं, मैं MQM की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जमात इस्लामी ने ये क्लेम किया कि एक सियासी जमात है जिसने इस मुल्क के निज़ाम को ख़राब कर दिया। एक सियासी जमात नहीं थी वो, सिर्फ उसको 90% मेजोरिटी हासिल थी कराची में। मेरा मुद्दा MQM नहीं है इस वक्त, मैं आपके बयान की बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी का ये स्टेटमेंट कि यहाँ के अवाम की हालत इन्होंने ख़राब कर दी। अब हम मान लेते हैं कि ख़राब हो गई, तो जब तालीमी निज़ाम ही तबाह हो गया तो फिर वो तालीमी निज़ाम लोगों को इस काबिल करेगा कि वो नौकरी? नहीं, तो इसका मतलब ये है कि नौकरियां भी ना दी जाएं, तालीम भी ना दी जाए, स्पोर्ट्स में भी खत्म हो जाए। काबिलियत भी पैदा कीजिए ना, वो कौन मना कर रहा है? उस पर तो हम पूरी तकरीर करते हैं ना, गुफ्तगू करते हैं, तब बताते हैं कि हमारी क्या हालत हो गई है। तो मुलाजमतें भी हमारा हक है और तालीम भी हमारा हक है, और सस्ती तालीम मिलनी चाहिए और एक जैसी तालीम मिलनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट भी हमारा हक है। हमारे देखें ना, पूरे पाकिस्तान, हम जो कराची में बात करते हैं ना इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान में और शहरों के भी हालात कितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन हर शहर डेवलप हुआ है, हर शहर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए हैं। कराची को ये हैसियत हासिल है कि टैक्स में तो ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ कराची का टैक्स, दूसरी तरफ पूरे पाकिस्तान का टैक्स, इतना हम देते हैं, हम गए गुजरे लोग भी। लेकिन सूरत हाल क्या है कि हमारे लिए कोई मेट्रो नहीं है, हमारे लिए कोई ऑरेंज ट्रेन नहीं है। जो हमारे मंसूबे थे वो लाहौर में बन गए, लाहौर में बन गए, हमें खुशी है। मुल्तान में बन गए, हमारा मुल्क है। इस्लामाबाद में बना सराकों पर, लेकिन हमने क्या कसूर किया? ये सवाल हम उठाते हैं। और जब हम ये सवाल उठाते हैं तो बहुत सारी, हमारी तो एक कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन थी ना। जब हम ये कहते हैं ना कि MQM ने यहाँ पर पूरी तरह से इख्तियार और इख्तिदार हासिल किया, तो जब उनके वजीर ट्रांसपोर्ट थे तो कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बन। कराची ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KTC, उन्होंने तो अलग KTC बना ली थी ना, तो उनके यहाँ कहाँ तवज्जो होगी? तो उन्होंने बहुत कुछ बना लिया था। इसी तरह से आप देखें, यहाँ सर्कुलर रेलवे चलती थी ना, उसी जमाने में बंद हुई 99 में। ये जो पिछले चंद दिन पहले एक हुआ है, इसको आप क्या कहेंगे? सर्कुलर रेलवे मैंने तो उस पर फौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अब ये भी हैरत की बात है कि जितना बड़ा फ्रॉड कराची के साथ ये हुआ, इसमें MQM ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, और जो बड़े बड़े कराची के दावे करने वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ जमात इस्लामी ने अपना मौक़िफ़ दिया कि ये भोंडा मजाक। MQM दायरा हुकूमत के साथ कोalition में है और हुकूमत सच्ची बात तो करें ना। आज उन्होंने कहा है ना, चलें, उन्होंने कहा 8 बजे तक होना चाहिए मार्केट, अच्छी बात है, हम भी ये कह रहे हैं। तो इस पे भी कहते हैं ना कि कोटा सिस्टम गलत है। वज़ीर आज़म जो बयान दे रहे हैं, यहाँ भी आवाम कंफ्यूज हैं। मेरे सामने, आपके सामने, आवाम के सामने कई ऐसे बयान आते हैं जहाँ वज़ीर आज़म कुछ और बात कह रहे होते हैं और जो हुकूमती सतह पर मामला चल रहे होते हैं, सूबाई सतह पर, वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये आवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म कहते हैं 10 बजे तक, यहाँ 6 बजे का बात की जा रही है। सूरज निकल रहा है 7, सवा 7 बजे, 6 बजे सुबह मार्केटें खोलें। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कारोबारी तबके के लिए। आप क्या कहेंगे? ये आवाम को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, वाकई कोरोना का डर है? सियासतबाजी कर रहे हैं, पहले भी की थी सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत ने, और अब भी कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि सब हुकूमतें अपने अपना काम करें सूबाई, और कभी ये कहते हैं कि हम फैसला, तालीमी इदारे बंद करने हो तो मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लेते हैं, ठीक है ना। और तिजारती मराकज़ की बात है तो इसमें मुख्तलिफ हो जाता है। आपको याद है कि वो मास्क के ऊपर 100 रुपये का आया था, कराची के लिए वो 500 रुपये था, ठीक है। इसी तरह से बाकी मुल्क के अंदर जो है वो 8 बजे है तो यहाँ पर 6 बजे कर दिया है। तो ये क्या कसूर किया हमने भाई? हर चीज़ में आप हमें मतलब इस तरह से, कारोबार वैसे ही तबाह हुआ है। जब एक तरफ वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि सब खुलना चाहिए तो वो पीपल्स पार्टी को डायरेक्टिव्स दें, जो उनकी कमेटी, सेंट्रल कमेटी की मीटिंग होती है उसके अंदर ये तय करें। तो ये तो इसका मतलब ये है कि ये सब अजीब व गरीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हमने ये सवाल किया तो वफाकी नुमाइंदे अक्सर ये बात कह जाते हैं, ये 18वीं तरमीम, ये कोई इतनी बड़ी खतरनाक बला है कि जिसके दम पर 18वीं तरमीम के होने के बाद सुबह कुछ भी करता रहे, वफाक नहीं पहुँच सकता? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब इसके लिए जो टास्क फोर्स बनी हुई है, इसका नाम क्या है, NCOC के नाम से,
तो उसमें तो सब मुत्तफ़िक़ा फैसला कर रहे हैं ना। अब तो ये प्रॉब्लम नहीं है, अब तो उन्होंने मुत्तफ़िक़ा फैसला करना शुरू किया। मुत्तफ़िक़ा फैसले में एनसीओसी का जो आप बता रहे हैं, इसी के उसमें फिर 10 बजे टाइम तय हुआ है, ये 6 बजे यहाँ करवा रहे हैं। फिर इनसे पूछें, ठीक है, फिर ये सिंध हुकूमत है जिसने गलत किया। हमने पहले भी सिंध हुकूमत को कहा था कि इस तरह के लॉकडाउन नहीं करें आप जो वो पहले कर रहे थे। लेकिन देखिए, मैं इसमें ये मसला ऐसा नहीं है कि जिस पे सियासत की जाए। असल सवाल सिंध हुकूमत से करने का ये है कि वो अस्पताल कहाँ गए आपके जो आपने डेवलप किए थे अरबों रुपए से। उनसे सवाल करने का ये कि वो वेंटिलेटर्स अब दिखाइए कहाँ कहाँ मौजूद हैं। लोग धक्के खाना शुरू हो गए हैं अस्पतालों के अंदर। जो काम हुकूमत के करने का है वो हुकूमत नहीं है, वफाकी हुकूमत भी बताए। ये जो एक्सपो सेंटर है, इस पे 1500 बेड का कोई हॉस्पिटल बनने का ऐलान हुआ था ना, और उस पे पैसे भी खर्च हो गए थे, और आखिर तक हमने देखा था 100 बेड भी पूरे नहीं हुए थे। अब वहाँ पर मेरे ख्याल में वो भी कुछ भी नहीं है। तो अब ये सवाल बनता है ना कि इस वक्त जरूरत है भाई, कोरोना के मतलब ये जो ऐलानात हुए थे इसके एवज पैसा भी कहीं ना कहीं खर्च करके शो किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से 1100 अरब 1200 अरब रुपए आए थे तकरीबन, विफाक के पास आए थे, फिर डिस्ट्रीब्यूट भी हुए थे। कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए खान साहब ने कराची पैकेज की बात नहीं, वो पैकेज तो वो उसका प्रॉब्लम दूसरा है। कराची पैकेज में उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उन्हें तकरीर वही करनी होती है, पैकेज के नंबर बढ़ जाता है। हम मुझे बता दें 29 मार्च 2019 को उन्होंने कौन सी तकरीर की थी? यही की थी ना कि ये KCR बनेगी, फला बनेगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, ये होगा वो होगा। हाँ, वो ज़बरदस्त इफ्तिताह किया शेख रशीद साहब ने, वो बिल्कुल वैसा ही इफ्तिताह किया जिस तरह वो जुगतें मारते हैं ना टॉक शो में। तो ये जुगत मार के चले गए कराची वालों के साथ, 3 करोड़ लोगों के सब मुँह धूल झोंक कर और सुप्रीम कोर्ट की आंखों में। कहने का मकसद ये है कि पैकेज 162 अरब रुपए का था तो भी तकरीर यही थी और प्रोजेक्ट यही थे, और 1100 अरब रुपए का है तो भी तकरीर वही है और प्रोजेक्ट वही। इससे सीरियसनेस पता चलती है वफाकी हुकूमत की। PTI के 14 सीटें आपने 21 में से यहाँ से जीती हैं। कराची इलेक्ट्रिक के नाक में बड़ा दम कर रखा था जमात इस्लामी ने, सीरियसली। सर्दियाँ आ गई हैं, मेरे ख्याल में कुछ वो सुकून का सांस लेंगे कि नहीं, कम से कम ये वाला मसला तो हमारा हल होगा। आप क्या समझते हैं कि ये दिन है आपके बैठकर प्लानिंग करने के, गर्मी आगे आनी है, इन्होंने एक सिलसिला है, तवील सिलसिला है, फिर शुरू हो जाना है कहीं पर, चाहे वो कि इलेक्ट्रिक का मामला हो, वो दीगर कितने ही इशूज़ हैं जिन पर जमात इस्लामी हमेशा स्टैंड लेती है। तो क्या कोई मसला ऐसा हुआ जिसको आपने देखा हो कि हाँ ये हल हो चुका और आवाम ने सुख का सांस लिया, या सिर्फ एहतजाज? देखें, एक पार्टी का काम ये होता है, पार्टी हुकूमत थोड़ी होती है कि उसके पास लोग आएँ और वो जारी करे और काम हो जाए। हम तो एक किस तरह काम कर सकते हैं कि हम निशानदेही कर सकते हैं, हम उस पर आवामी दबाव के ज़रिए से लोगों के मसले हल करा सकते हैं। कई इलेक्ट्रिक के भी कई पहलू है ना। इस वक्त भी हम ऐसे सर्दियों में ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। अभी कल जो है वो नेपरा ने, जो जमात इस्लामी की पिटीशन हाई कोर्ट में थी, जिसको हाई कोर्ट ने कहा था कि नेपरा से हम कहेंगे कि वो इसको देखे, जो करंट लगने से लोग 1.5 साल पहले 50 के करीब लोग थे, हमने अपनी पिटीशन में फाइल की थी। अब नेपरा ने उसके ऊपर ट्रिब्यूनल बना दिया है जमात इस्लामी की पिटीशन के ऊपर, और उस ट्रिब्यूनल में जमात इस्लामी अपने आप पूरी तरह से तैयारी के साथ पेश हो रही है। कानूनी कार्रवाई हम कर रहे हैं। इस वक्त भी हम उनके टैरिफ के हवाले से पूरी तरह से वर्किंग किए हुए हैं। इस वक्त भी हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं कि आप जो है वो इनका लाइसेंस मनसूख करें। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक की तर्जुमानी करते हुए आपको ब्रीफिंग दी है, हुकूमत पार्टी बन गई है एक प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, तो आपको चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो शहरियों का भी मुकदमा सुने, जमात इस्लामी की पिटीशन मौजूद, हमें भी सुने। हमने अपना हक मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, तो हम तो काम कर रहे हैं। बात यह कि हम तो कह सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, मोबिलाइजेशन कर सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं। अवाम को भी ये समझना चाहिए, फिर अवाम भी हमारा साथ दे और फिर हमें उस जगह पे पहुंचाए जहां हम डिसीजन भी कर सकें। कराची के हवाले से नाज़रीन इकराम बहुत सारे मसाइल हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हाफिज़ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि KCR और के इलेक्ट्रिक के हवाले से और क्या क्या इनके मामलत हैं जिस पर ये कोशिशें कर रहे हैं। वेलकम बैक। हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, ये बताइएगा कि अभी 2 से 3 रोज़ पहले एक निजी टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें $150 मिलियन और इस तरह के कई और आदादो शुमार सामने आए कि सिर्फ ताख़ीरी हरबे हैं हुकूमत के, जिसकी वजह से आवाम के पैसे खर्च हुए। वजह पूछी गई तो कहा गया के इलेक्ट्रिक का नाम। जी, के इलेक्ट्रिक हमेशा ताख़ीर से अपने मुतालबत बताती है जिसके बाद हम ताख़ीर से चीज़ इंपोर्ट करवाते हैं और हमें इतना बड़ा नुकसान होता है। के इलेक्ट्रिक विफाक, के इलेक्ट्रिक सूबाई सतह पर, शहरी सतह पर सभी को नुकसान पहुंचा रही है। आप भी इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। ये कोई माफिया है, क्या शय है, इसके खिलाफ कोई अमल ही नहीं करता? अनफॉर्चुनेट है बहुत, मुल्क और कौम के लिए, पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और कराची के 3 करोड़ लोगों के लिए बहुत बदकिस्मती की बात है कि एक प्राइवेट कंपनी, जिस कंपनी के बहुत सारे मालिकान हैं और इतने मालिकान हैं कि ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पूछते हैं कि भाई असल मालिक कौन है, और मुंबई से तो ये नहीं ऑपरेट हो रही है। ये तो गुलजार साहब ने पूछा था ना, किसी और की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सवाल हो गया। और उसका मामला ये हो कि MQM ने उसे 100% सपोर्ट फराहम की जब वो सारी ये बदमाशियाँ कर रहे थे।
पहली मरतबा जब KSCB की तो उस वक्त MQM और मुशर्रफ साहब थे, काफ लीग थी। दूसरी तरफा जब शेयर्स ट्रांसफ़र हुए दूसरी कंपनियों को या उन्हीं कंपनियों ने मज़ीद कुछ और गठजोड़ किया तो उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी और MQM थी 2009 में, और फिर उसके बाद अब PTI के साथ ये हुकूमत में मौजूद हैं। दरमियान में आपने जवाब देने की कोशिश की कभी मालूमात में इजाफे के तौर पे ये मालकान है? तो भाईजान पूरी पिटीशन फाइल की हुई है। मालकान का मालूम है भाई जो हम देखें, हमें कोई जिन्नाती इल्म थोड़ी रखते हैं, जो कागज है उस पर बात करते हैं। देखिए 48% जो शेयर्स हैं वो हमेशा, ये मैं जो जानता हूँ मैं उस हद तक आपसे बात कर रहा हूँ, 52% सियासी लोगों के माबैन है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, MQM शामिल है, इस तरह की बातें सामने आती हैं। 24% जो शेयर्स हैं इसके इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक के वो वफाकी हुकूमत के पास हैं 24 पॉइंट समथिंग, और जो 64 पॉइंट समथिंग शेयर्स हैं वो जो है वो अबराज ग्रुप, कैस पावर, अलजुमाया ग्रुप और ये कैमन आइलैंड के अंदर रजिस्टर्ड होने वाली पार्टियां और फिर उनके तवस्सुत, ये जो इंटरनेशनल गेमिंग होती है ना इस तरह की, ये होती इस तरह है कि पेज दर पेज होता है ये मामला। फ्रंट पे कोई होता है, पीछे कोई होता है, उसके पीछे कोई और होता है। इसीलिए तो जैसे गुलजार साहब ने कहा कि भाई ये कहीं मुंबई से तो ऑपरेट नहीं हो रही, पता किया जाए, यानी बैनुल अक़वामी सतह पर ये मामला। और ये देखें ना करने वाले कौन लोग हैं। असल बात ये है, वो तो जो कुछ है माफियाज वो तो अपनी जगह, इन माफियाज को बिठाने वाला कौन है? बिठाने वाले पीपल्स पार्टी, बिठाने वाली काफ लीग, बिठाने वाली MQM, बिठाने वाली नून लीग और फिर बिठाने वाली PTI। कोई तखसीस नहीं है इसमें। जो आप ईमानदारी की बात कर रहे थे ना, मैं सवाल करना चाहता हूँ कि आरिफ नकवी अबराज ग्रुप का फाउंडर CEO जिसको पेनल्टी लग गई दुबई में, जो पकड़ा गया लंदन में, वो इमरान खान की जो एडवाइजरी काउंसिल थी, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, उसका मेंबर था। वो आरिफ नकवी है कि जिसने फंडिंग की थी 2013 के इलेक्शन में, जो बिल्कुल जस्टिस वजी साहब में मुख्तलिफ उनका नाम आया है, केसेस में मुख्तलिफ नाम है, और उनकी फंडिंग बिल्कुल इसको तो जुटलाते भी नहीं है, इसकी तरदीद भी नहीं की आज तक इमरान खान ने, ये ईमानदार हैं। अच्छा, अब उसके बाद आ जाइए ताबिश गौहर साहब। ताबिश गौहर साहब के ज़माने में हीट वेव आई थी, ये CEO और चेयरमैन थे, और 5000 के करीब लोग मर गए थे, अस्पतालों में जगह नहीं थी, सरदखानों में जगह नहीं थी, लोग, आपको याद है ना किस तरह से क्या सूरत हाल हुई थी। और मेरी रिपोर्ट नहीं है ये नेपरा की रिपोर्ट है, रेगुलेटरी अथॉरिटी की, कि जिस वक्त लोग मर रहे थे ये ऑयल के प्लांट बंद किए हुए थे। आप ये क्रिमिनल एक्टिविटी, उस पर किसी किस्म रिपोर्ट बनी है, उनको एक जुर्माना कर दिया जाता है, वो कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। उन 5000 जानों की कीमत क्या लगाई गई? इन 5000 जानों की कोई कीमत ही नहीं लगाई गई सर। उसकी कीमत क्या हो सकती है? उनकी कीमत ये है कि इनको मजीद ओबलाइज करो, इनको मजीद बेहतरीन टैरिफ दो। उसकी कीमत यह है कि कराची के लोगों की ऐसी तैसी करने वाला इदारा है, और उसको नून लीग भी सपोर्ट करती रही, और उसको PTI भी सपोर्ट कर रही है, और पीपल्स पार्टी। बल्दियाती इलेक्शंस आपके ख्याल से कब तक मुतवक्का हैं? बल्दियाती इलेक्शन तो ड्यू हैं, होने चाहिए, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इश्तराक है कि नहीं कराने, नहीं कराने, दोनों ने तय किया हुआ है। फ़ायदा तो उनको ये होता है कि जो निज़ाम सरकार की सतह पे चल रहा होता है सूबाई हुकूमतों के तहत, या दीगर जमातों से, अब मैं नहीं कहता किससे डरे हुए हैं, बल्दियाती इंतखाब इनको सूट नहीं करते, पावर शेयरिंग करनी पड़ती ना थोड़ी बहुत, हालांकि लूला लंगड़ा किस्म का एक बनाया हुआ है इन्होंने, उसके बावजूद भी नहीं करवा रहे, तो आप अंदाजा लगाइए कितने डरे हैं। आप नाम ले रहे हैं कि ये तो पीपल्स पार्टी सूबे में इनकी हुकूमत है, मुल्क में उनकी हुकूमत, मुल्क में नहीं, मुल्क के साथ साथ KP में और पंजाब में भी PTI की हुकूमत है। जी हाँ, ठीक है, तो और वहाँ तो हमसे बहुत पहले ड्यू हो चुके हैं, 1.5 साल हो गया। तो आपको नहीं लगता इलेक्शन होने से उन्हीं के नुमाइंदे आ सकते हैं, या आप समझते हैं जीत नहीं पाएंगे? यही डर होता है। नहीं, अगर ऐसा डर हो तो GB के इलेक्शन आपके GB और आज़ाद कश्मीर का एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला होता है। क़त्ता नज़र इसके मैं उसकी बहस में नहीं जाता, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। वरना जो बल्दियाती सेटअप होता है, इसमें जो सियासी हुकूमतें होती हैं, जमहूरी हुकूमतें जिन्हें कहा जाता है सो कॉल्ड, ये डरती हैं कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर तंजीम साजी होगी, लोग सामने आएंगे और वो हमारे लिए चैलेंजिंग बनेंगे। ये हमेशा रूल करना चाहती हैं MNAs MPs की बुनियाद के ऊपर टिकट फराम करके, और जत्थों के ज़रिए से जो है वो बड़े बड़े जत्थों, बड़े बड़े वडेरों और जागीरदारों के ज़रिए से इक़्तिदार चलाना चाहती हैं। आप क्या तवक्कुर रखते हैं? बल्दियाती इलेक्शन के नतीजे में निचली सतह पर लीडरशिप डेवलप होती है। ये भी अजीब अलमिया है कि हमेशा बल्दियाती इलेक्शन आमरीतें कराती रही हैं माजी में, और अच्छा आमरीतों की अपनी ज़रूरत होती है, उन्हें एक नई पार्टी डेवलप करनी होती है, तो वो इस चक्कर में जो ये काम करती है हुई है शायद इसलिए। हाँ अब तो अब खैर अभी तो आमरीत नहीं है ना, आपके ख्याल में क्या आमरीत चल रही है? नहीं, मैं मेरे ख्याल से नहीं। आपने कहा कि अपना इमरान खान जो है वो एक आमिराना जहन रखते हैं, तो निस्बत तो अच्छा इसलिए आपने कहा होगा। हाँ। उस बुनियाद पर तो इनको वक्त पे करवाना चाहिए। भाई साहब ये डर रहे हैं दोनों, और इसीलिए इन्होंने, देखें अब आप मुझे बताएं, मसला है आबादी का। 2017 में होने वाली मरदमशुमारी को नोटिफाई नहीं किया गया अब तक। क्यों नहीं कर रहे हैं नोटिफाई? इसलिए होने नहीं दे रहे। नहीं, हम नहीं होने दे रहे, हम ये कह रहे हैं कि ईमानदारी से करो। करेंगे, करना चाहिए, मानेंगे आपकी बात? माननी चाहिए, इसीलिए तो तहरीक चला रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं ये CCI में एजेंडे पे गई क्यों थी?
ये तो सब खामोश बैठे हुए थे ना। एक वक्त था पीटीआई और जमात इस्लामी की बहुत अच्छी कोalition थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी। पहले मर्दमशुमारी पे थोड़ी सी बात मैं उसी पर आ रहा हूँ, मर्दमशुमारी के मामले को अब अगर इलेक्शंस होते हैं, आप लोग उन तारीखों को कबूल करेंगे या पहले ये मर्दमशुमारी? देखें भाई, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये कि मर्दमशुमारी ठीक होनी चाहिए, इस पर तो इत्तेफाक है ना। हम 3 करोड़ हैं तो मैं 3 करोड़ गिनूँ, 1.5 करोड़ नहीं गिनूँ, इस पर तो इत्तेफाक है ना। एक मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटी जो मेगा सिटी कैटेगराइजेशन में आती है, उसकी आधी आबादी आप खा गए तो आपके सारे मंसूबे अधूरे और आपका नुमाइंदगी का निज़ाम ठीक नहीं है। ये सूबे वाला चक्कर ही ख़त्म हो जाएगा। अगर कराची की आबादी सही गिन लोगे तो असेंबली में एक बैलेंस पैदा हो जाएगा, यहाँ की सीटें बढ़ जाएंगी। तो ये काम पीपल्स पार्टी नहीं करती, लेकिन इसको पीटीआई क्यों नहीं करने दे रही? ये मेरा सवाल है ना कि भाई पीटीआई विफाक में है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो विफाकी इदारा है ना, सरकारी रियासती इदारा है, तो उसमें तो उनको तो चाहिए ना कि कहें कि यार कराची में तो तुम 1 महीने के अंदर कर सकते हो। और इसको मेरे ख्याल में ना तो असेंबलियों में डिस्कस करने की जरूरत है, ना कोई नया कानून बन रहा है। भाई ये तो तय किया था सीसीआई ने 5% ब्लॉक खोले जाएंगे, तो वो तो कर देते कम से कम। सही। तो 3 साल से वो काम नहीं किया। अब हमारा मुतालबा ये कि कराची की मर्दमशुमारी दोबारा कर दो, दोबारा कर दो। अच्छा ये कहते हैं कि तो साल लगेगा, गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। ये कराची की मर्दमशुमारी तो 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने में 100% बेहतरीन तरीके से। बहुत बड़ी रकम लगेगी इस पे? कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। 17 अरब रुपए लगे थे 2017 में पूरी मर्दमशुमारी में। सही। तो फिर इन्होंने एक काम किया कि जब 5% ब्लॉक खोलने की बात की तो 7 अरब रुपए का बजट बना के दे दिया। करना ही नहीं था इनको, और कहा कि बजट कंसेंट्स हैं तो हम नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। हम ये कहते हैं कि भाई 1 अरब और 2 अरब रुपए भी लगते हैं कराची की मर्दमशुमारी पे, तो इसका इम्पैक्ट खरबों रुपए का है। तो आप क्यों नहीं करते हैं इसको? उसमें भी लग रहे हैं खरबों रुपए का इम्पैक्ट। अच्छा भाई, इसमें जमात इस्लामी का प्रॉब्लम क्या है? भाई मैं तो यहाँ देखो इरफान, जमात इस्लामी का क्या प्रॉब्लम है? तो कराची के लोगों का मसला है ना, तो सीटें तो तुम्हारे पास हैं। तो कराची के लोगों का तो तुम्हें स्टेक होल्डर होना चाहिए ना। जब तक ये दोबारा मर्दमशुमारी नहीं करवाते, अगर इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस होती है। देखिए इलेक्शन के हवाले से 2018 में जब इलेक्शन हुआ तो नोटिफाई नहीं हुई थी मर्दमशुमारी, कोर्ट ने यह कहा कि अलाउ कर दिया जाए, ठीक है, तो इलेक्शन हो गया। अगर इनकी नीयत हो तो कम से कम ये काम तो कर लेते ना। ये हम तो कहते हैं कि मर्दमशुमारी 1 महीने में ठीक करो और अगले महीने में डिलिमिटेशन करो और उससे 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएगा। आज से शुरू करो तो 3 महीने हो जाएगा। चूंकि हमारे पास बहुत कम है, मुझे ये बताएगा, कराची को सूबा बनाने के हवाले से भी बहुत सारी आवाज़ें उठती रहती हैं, आप इसके हक में? देखिए कराची को सूबा बनाने की आवाज़ क्यों उठती है, बहुत अहम सवाल है। जब तक इसका जवाब नहीं होगा आप हक में और खिलाफ नहीं हो सकते। ये इसलिए उठाते हैं कि सिंधी बन जाए, महाजिर बन जाए, सिंधी पीपल्स पार्टी के साथ चला जाए, महाजिर एमक्यूएम के साथ चला जाए। अदरवाइज अगर इन्हें कुछ करना होता है इन दोनों को, सिंध के आवाम के साथ, चाहे वो सिंधियों के साथ या महाजिरों के साथ, तो ये डेवलपमेंट करते हैं ना। तो ये सियासतबाजी के लिए, तकसीम करने के लिए, खून बहाने के लिए ये काम करना चाहते हैं, ताकि जितना खून बहेगा इन दोनों पार्टियों का फायदा हो। हम तो कहते हैं मर्दमशुमारी ठीक करो तो नुमाइंदगी का निज़ाम ठीक हो जाएगा, फिर ये सवाल ही ख़त्म हो जाएगा कि जो है वो कहाँ से वज़ीर आला आएगा। जब हमारी 62 सीटें होंगी तो फिर उसके बाद लोग कराची में वोट डालते हुए भी एतमाद से वोट डालेंगे कि यार जिसको वोट डालेंगे उसको पकड़ेंगे कि वो अब वो अक़लियत में नहीं है, अब वो अक्सरियत में आ सकता है। तो इसलिए ये जो बात सूबे की बात है ना, ये इसको सिर्फ आप इस तरह नहीं देख सकते कि ये किताबी सी चीज़ है। इसके पीछे इन लोगों की पूरी साइंस है और अपने मकासद। हम ये समझते हैं कि मर्दमशुमारी ठीक करो, डिलिमिटेशन ठीक करो, नुमाइंदगी ठीक दो, बलदियाती इंतखाब कराओ, एम्पावर्ड गवर्नमेंट दो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर बलदियाती इंतखाबात हो जाते हैं, सोलो फ्लाइट देंगे या किसी के साथ इत्तेहाद? खैर अभी जब होंगे तो देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त हम ये समझते हैं कि जमात इस्लामी जिस तरह से टेकअप कर रही है चीज़ों को, और देखें हर पॉलिटिकल पार्टी कहती है हम बहुत बड़े हैं, बहुत आगे निकल गए। मैं ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक बात करता हूँ कि हम पेशरफ़्त कर रहे हैं, लोग हमारी तरफ अब देख रहे हैं। ये सवाल अब शहर कराची के अंदर पैदा हो गया है कि यार कौन सी पार्टी कराची का मसला हल कर सकती है इन हालात में? क्या पीटीआई? लोगों को पता है नहीं कर सके, ना कर सकेंगे। उनकी स्ट्रक्चर ही नहीं है, उनकी अहलियत भी नहीं है और उनका पास वो लोग नहीं है जो ये काम कर सकें। वो जानते ही नहीं है शहर कराची को। वो एक मखसूस आबादी में रहने वाले लोग हैं जिनको कराची की 90% लोगों का मसला पता ही नहीं है। पीपल्स पार्टी वो तो बदतरीन हालात से गुजार रही है। एमक्यूएम आजमाई जा चुकी है कई बार, पूरा एक हिस्ट्री मौजूद है। एमक्यूएम के कई धड़े हैं, पीएसपी वगैरह उसमें शामिल है, तो सारे वही लोग हैं, उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? ठीक है, तो अब क्या रह गया? नून लीग का क्या कराची से दिलचस्पी क्या है? आपने देख लिया था जलसे में उनका क्या कंसर्न था कराची। तो जमात इस्लामी जिसने 3 मरतबा मेयर बनकर काम किया है, जमात इस्लामी जिसके पास शहर की वर्किंग है, जमात इस्लामी जो ग्रास रूट पर मौजूद पार्टी है, आप मुझे बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर लोग फैसला करें कि क्या जमात इस्लामी इस शहर का मसला हल नहीं कर सकती और क्या जमात इस्लामी ही हल नहीं करेगी? अब सब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगा, इसी से कंसर्न है। रास्ते में आते हुए भी मैंने ये एक जुमला पढ़ा कि दयानतदार सिर्फ जमात इस्लामी, वो एक शेर है कि खुदा ऐसी खुदाई ना दे, अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। ये आप ही सिर्फ दयानतदार हैं, बाकी कोई नहीं है। मैंने कब कहा यार?
मैंने आपको कब कहा है कि अभी भी आप हमसे ये फरमा रहे हैं सब जमातों के आपने नाम गिनवाए, नहीं, बचती तो जमात इस्लामी है तो फिर। है ना, कराची के केस में तो मैं बता सकता हूँ ना, मैं यहाँ रहता हूँ ना। कराची के केस में तो जमात इस्लामी के अलावा कराची का मसला कोई पार्टी हल नहीं कर सकती। लोग नहीं हमारा साथ देंगे तो भुगतेंगे। बहुत शुक्रिया, हाफिज़ नईम साहब हमारे साथ थे। कराची के मसाइल और दीगर इशूज़ पर और जमात इस्लामी के इशूज़ पर हम बात कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, के इलेक्ट्रिक का मसला हो, कराची के दीगर मसाइल हों, किस किस का नाम लीजिएगा। बहुत सारी जमातें हैं जो इसमें एक्टिव रहती हैं। मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है, किस तरह के मामला होने जा रहे हैं, आया बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होते हैं या नहीं होते, या कराची वाले यूं ही तरसाए जाते रहेंगे। निशानदेही हमने करते रहना है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अपने मेज़बान इरफान मलिक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।